प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें यूपीएससी समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में पॉलिटी के जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। पहला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की प्रस्तुति के भक्ति गीत हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, 1, 2 और 3 और विकल्प डी है 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी दूसरा और चौथा कथन ही सही हैं। तो चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। इस सवाल को विकल्प की छंटनी करके सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ तीसरा कथन गलत है क्योंकि अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन नहीं थे। अन्नमाचार्य 15वीं सदी जबकि त्यागराज 18वीं सदी के प्रमुख संत थे। सो गाइज, अगर हमें तीसरे कथन के बारे में पता है तो ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है। यहाँ कथन 3 विकल्प ए, सी और डी में मौजूद है, इसलिए केवल बी बचता है। संत त्यागराज भगवान राम से जुड़े गीत गाते थे, ना कि श्री कृष्ण से, इसलिए पहला कथन भी गलत है। यहाँ चौथा कथन सही है क्योंकि अन्नमाचार्य ने भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति में अपने पूरे जीवन काल में कई गीत लिख डाले थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या से उपाय किया गया या किए गए? कथन है, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। तो चलिए अब विश्लेषण देखते हैं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से स्थानीय कृषक और जनजातीय विद्रोह पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इनमें संथाल, कोल, हो, मुंडा, खोंड विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आते हैं संथाल विद्रोह पर। हालांकि यहाँ संथाल विद्रोह नहीं बल्कि उसके बाद अंग्रेजों ने जो भी उपाय किए उनकी बात की गई है। संथाल विद्रोह राजमहल पहाड़ी के मैदानों में 1855 के आसपास हुए थे। तब यह क्षेत्र बिहार में पड़ता था, लेकिन अब झारखंड में है। उस समय वहां के जमींदार वहां के संथाल किसानों को काफ़ी दबाते थे, जिससे उनमें गुस्सा फूटा और वे जमींदारों के खिलाफ एक हो गए। बाद में यही विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ इसकी अगुवाई सिद्धू और कान्हू कर रहे थे। बाद में जब यह विद्रोह शांत हो गया तब सरकार ने संथाल परगना नाम के राज्य क्षेत्र को मान्यता दी, इसलिए पहला कथन सही है। इसके बाद संथालों की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा देने के लिए संथाल परगना में जमीन को लेकर कुछ विनियम बनाए गए और संथालों द्वारा किसी गैर संथाल को अपनी जमीन देना गैर कानूनी बना दिया गया, इसलिए दूसरा कथन भी सही है, यानी इसका उत्तर है ऑप्शन सी। तो आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि,
भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण या नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की वजह से हमारे जितने भी घरेलू उद्योग थे सभी अपनी बुरी हालत में पहुंच गए थे। जब अंग्रेजों ने अपने यहाँ बनी सस्ती और मशीन निर्मित वस्तुओं के आयात को मंजूरी दे दी तो हमारे देश में अंग्रेजी माल इतना ज़्यादा हो गया कि यहाँ के शिल्पकार और हस्तशिल्पकार उनका सामना ही नहीं कर पाए, और देश में जब रेलगाड़ियाँ शुरू हो गईं तो विदेशी सस्ता माल भारत के कोने कोने में पहुँचने लगा, जबकि यूरोप में भारतीय माल को अपनी पैठ बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सो गाइस, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्पों का निर्यात बढ़ा नहीं बल्कि बिल्कुल कम हो गया। अंग्रेज कुछ ऐसी नीतियां भी लेकर आए जिससे देश में ग्रामीणीकरण और बढ़ गया, क्योंकि शिल्पकारों के धंधे चले गए और उन्हें अपने गांवों की तरफ लौटना पड़ा और फिर वे किसानी करने लगे। इससे शहरों में जनसंख्या तेजी से कम हुई, इसलिए चौथा कथन गलत है। उस समय देश में जितने भी कारखाने थे उनमें ज़्यादातर अंग्रेजों के हाथों में थे, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। 1850 के बाद देश में कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू हो गया। कृषि का वाणिज्यीकरण से मतलब अंग्रेजों ने कुछ फसलों को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए ही उगाने की मंजूरी दी। उनका उपभोग भी नहीं किया जा सकता था, जैसे कपास, जूट आदि। इसलिए तीसरा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। चौथा सवाल, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी स्पेशल कमोडिटीज़ क्या थे? ऑप्शन है अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, कपास, रेशम, शोरा और अफीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कपास, रेशम, शोरा और अफीम। इसका विश्लेषण देखते हैं। गाइस, बंगाल प्रांत मुगल काल से ही काफ़ी समृद्ध रहा है। अंग्रेजों ने भी इसकी भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाया। बंदरगाह की मौजूदगी की वजह से अंग्रेजों को यहाँ से माल यूरोप पहुँचाने में आसानी हुई। अंग्रेज बंगाल से कपास, रेशम, शोरा और अफीम जैसे कुछ विशेष पदार्थों को यूरोप भेजते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो अब हमारे सेशन का 5वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का होना, रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज एग्जाम में गांधी जी पर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वह प्री हो या फिर मेंस। देश के राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और उनके राजनीतिक या दार्शनिक विचारों पर एग्जाम में विशेष ध्यान रहता है। गाइज, यह सवाल चंपारण में किसान असंतोष से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद वहां गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। गौरतलब है कि 2017 में इस सत्याग्रह को पूरे 100 साल हो गए थे। गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो शुरुआती दौर में ही देश के कुछ इलाकों में ऐसी स्थिति बनी कि उन्हें जनता की आवाज़ उठाने का सही मौका मिला। फिर चाहे वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह हो या 1918 की अहमदाबाद हड़ताल या फिर खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दरअसल हुआ यह कि बिहार के चंपारण में किसानों से जबरन नील की खेती कराई जा रही थी। यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से कुल भूमि के 3/20वें भाग में नील की खेती करने को कहा। इस पूरे सिस्टम को 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। किसानों के लिए नील के दाम भी यूरोपियों द्वारा तय किए जाते थे, जो कि काफ़ी कम थे। इस सब के बीच एक स्थानीय व्यक्ति राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की। गांधी जी ने सरकार से इस मामले में बात की तो उन्हें एक कमेटी बनानी पड़ी। इसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। इसके बाद गांधी जी सरकार को मनाने में सफल हुए। दोनों के बीच तय हुआ कि 3 कठिया पद्धति को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा इस बात पर भी रजामंदी हुई
कि किसानों से जबरन की गई वसूली का 25% हिस्सा भी उन्हें लौटाया जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन प्रश्नों का रिवीजन करते रहेंगे, साथ ही कुछ नए प्रश्नों पर भी ध्यान देते रहेंगे। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।